बहुत सारे स्कैम्स आज के टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, आई गॉट अ कॉल। तो अगर आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान जैसे आपने बताया आपको पिच कर रहा है, तो लोग जनरली ना कंफ्यूज भी रहते हैं कि आखिर है क्या ये लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है या फिर टर्म इंश्योरेंस क्या होती है। आईआरडीए ने जो रूल्स सेट किए, फिर दे विल क्लेम कि उसके बाद आपको कुछ बोनस भी मिलेगा, उसके ऊपर फिर होगा कि कैशबैक भी मिल जाएगा कुछ, मतलब इस तरह से कुछ भी वो ऐड ऑन कर देते हैं। तो मान लो कस्टमर क्लेम करता है तो फिर तब क्या करोगे आप? तो बोला कि कब क्लेम करेगा? 25 ईयर्स के बाद। इसलिए लोग ना लाइफ इंश्योरेंस से थोड़ा डरते हैं, बट बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू आफ्टर यू आर गेटिंग अ जॉब और वट एवर यू हैव। आप बैंक पहुँचे भाई, ये क्या चक्कर है, आप फिर से लाख रुपए मांग रहे हो, तो पहले आपने कहा था एक ही बार, तो वो सीधा मुकर जाएंगे कि नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारी पॉलिसी ही नहीं है ऐसा। अगर आप बात कर रहे थे अभी कि क्रॉस क्वेश्चन हमें करना चाहिए, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछने चाहिए, अब कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो इस लेवल की क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं? जब आपके पास एक एविडेंस वाला फैक्टर आप बीच में ले आओगे ना, देन उसके बाद वो आपको ब्लफ नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए तरीके आ रहे हैं कि सर आपने कोविड का रजिस्ट्रेशन करवाया था तो अब आपको ये मिल रहा है वो मिल रहा है। ही ट्राई टू ब्राइब मी, तो आई वॉज लाइक कि अच्छा कैसे क्या। अब सोचो एक छोटा सा बंदा, एक छोटे से बिजनेस ओनर को अपने काम निकालने के लिए जब इस तरह से वो कर सकता है ब्राइबरी, तो जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो कि होता क्या है, ये पैसे जो है ना ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करने में भी काम आ सकते हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना है तो चैनल यही है, बाहर से पैसे भेजो। गवर्नमेंट ऑफिसर ही पैसा ले रहा है, वो लेकर के अपनी जेब में डाल दे रहा है, उस पैसे से वो ज़मीन जायदाद खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है। आप एक तरह से देश को धोखा ही दे रहे हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट पे। और हमेशा की तरह इस बार भी एक और धमाकेदार पॉडकास्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हमारे साथ जो गेस्ट है, अगेन मैं बोलूं तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके साथ एक पॉडकास्ट हम पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के साथ साथ में एक ऑथर भी है। और लास्ट जो पॉडकास्ट जो हमने इनके साथ शूट किया था उसका लिंक मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा। आइए स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का, जिनका नाम है सह कृष्णा। सह कृष्णा जी, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। वेलकम वंस अगेन ऑन द पॉडकास्ट। ठीक है, एंड आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर साइड। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, बहुत सारे स्कैम्स आज के टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द एजेंट्स, तो इंश्योरेंस कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसने मुझे बोला कि आप महीने का 1 लाख रुपीज़ के अगर हिसाब से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करते हो, तो वो कुछ जो अमाउंट क्लेम कर रहा था फाइनली जो आपको मिलेगा वो बहुत बिगर अमाउंट था। आई एम अ बैंकर एज वेल, आई एम एक्स बैंकर एज वेल। डू यू हैव द मोर नॉलेज दैट? तो पॉइंट ये है कि क्या इस तरीके की फ्रॉड या स्कैम्स जो आजकल चल रहे हैं, क्या ये रियलिस्टिक फिगर्स बता रहे होते हैं या वाकई में स्कैम है ये? एक्चुअली ये जो है इसको एग्जैक्टली स्कैम भी नहीं कह सकते हैं, इट साउंड्स लाइक स्कैम। और इसमें चीज़ें होती है बेसिकली कि अगर क्या किस तरीके से बंदा आपको क्या पिच कर रहा है, क्या आपको प्रोजेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ों को बेसिस पे ही आप एनालाइज कर पाते हो या स्कैम है या नहीं। बेसिकली अगर वो जेन्युइनली किसी इंश्योरेंस कंपनी से है, रेप्यूटेड कंपनी से है, तो अगर आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान जैसे आपने बताया आपको पिच कर रहा है, तो लोग जनरली ना कंफ्यूज भी रहते हैं कि आखिर है क्या ये लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है या फिर टर्म इंश्योरेंस क्या होती है। मतलब एक यूलिप प्लान होता है, एक टर्म इंश्योरेंस होता है, एंडोमेंट प्लान होता है, हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट, बहुत सारे इंश्योरेंस के प्लान्स होते हैं। तो लोग अक्सर ना समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा सही है और स्कैम समझ लेते हैं उसको। आईआरडीए ने जो रूल्स सेट किए हैं उसके मुताबिक वो जो भी पिच कर रहे हैं वो सही है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। बट जब वो पिच करते हैं तो उसमें वहाँ पर थोड़ा सा खेला हो जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल, आप 11 साल तक आपको 1-1 लाख रुपए देने हैं फॉर एग्जांपल, 1 साल का फिर उसमें थोड़ा सा पॉज रहेगा, फिर 12वें 13वें साल से आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा, मे बी 1.5 लाख या वॉट एवर दे विल टेल यू। तो आपको लगेगा हाँ चलो ठीक है, अच्छा है, अगले अप टू 25 ईयर्स तक आपको मिलेगा। उसके बाद दे विल ऐड ऑन कि आपको जितने भी आपने दिए हैं 1-1 लाख अभी तक 12-11 साल तक, आपको वो भी पूरा मिल जाएगा। दैट इज़ अगेन ओके, चलो होता है, कुछ कुछ प्लान्स में वैसा रहता है। फिर दे विल क्लेम कि उसके बाद आपको कुछ बोनस भी मिलेगा, उसके ऊपर फिर होगा कि कैशबैक भी मिल जाएगा कुछ, मतलब इस तरह से कुछ भी वो ऐड ऑन कर देते हैं। तो एक रियलिस्टिक अमाउंट होता है कि आपको उतना मिलेगा, पर जब ये ऐड करने लग जाते हैं ना, ये होता है बेसिकली सेल करने के लिए। ये एक्चुअली मैंने खुद देखा था एक किसी बैंक में, ऐसा वो बता रहा था, अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहा था
तो जब उसने बता दिया, लास्ट में बोल दिया कि इतना भी मिलेगा, फिर इतना और मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं, बाद में फिर अगर मान लो कस्टमर क्लेम करता है तो फिर तब क्या करोगे आप? तो बोला कि कब क्लेम करेगा? 25 ईयर्स के बाद। तो 25 साल में मैं कहाँ रहूँगा, वो कहाँ रहेगा, किसको पता है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो बेचने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वैसा वाला सीन हो जाता है। वो झूठा कमिटमेंट बेसिकली दे देते हैं। तो इसलिए लोग ना लाइफ इंश्योरेंस से थोड़ा डरते हैं। बट बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू आफ्टर यू आर गेटिंग अ जॉब और वट एवर यू हैव। तो ये जो स्कैम होता है ना, ये बेसिकली ये सेल्स करने के लिए होते हैं। अभी आपने जो 1 लाख वाला प्लान बताया, आप 1 लाख देते, पहली चीज़ जो होती है ना, उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज कट जाता है, 2, 3, 4, 5 वटेवर वो पहले ही कट जाता है इन्वेस्ट होने से पहले, क्योंकि ये पैसा आपसे लेते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट फिर वो आगे ग्रो करता है। आपने उसको दिया, लेट्स से 10% आपका कट गया, 90,000 हो गया वो, ठीक है। अब 90,000 पे मार्केट में उसने लगाया, वो या तो बिल्कुल हाई रिस्क पे लगाएगा, 15-20% वाले पे लगाएगा, 15-18 वाले पे, या फिर बिल्कुल लो पे लगाएगा, 4-5 पे। लेट्स से एवरेज रखते हैं, कम रिस्क मॉडरेट रिस्क पे रखते हैं, 8 to 10% पे, 10% पे रखा। 90,000 का 10% इज़ 9,000, यानी 90,000 प्लस 9,000 इट्स 99,000, यानी आपका 1 लाख रुपया भी जो आपने दिया था वो भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह के प्लान्स आपको कोई सुनाए तो उसको बहुत क्रिटिकली क्रॉस क्वेश्चन करिए, सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए। एक सीन मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये आपको बताएंगे नहीं कि आपको हर साल पे करना है, लेकिन सर ये ऐसा है, 1 साल का है, आप पे करिए, उसके बाद आपको 5 साल बाद ऐसे मिलेगा, 5 साल का लॉक-इन है और वगैरह वगैरह। इनमें लॉक-इन भी नहीं बताते हैं वो। तो 1 साल के बाद आपको मैसेज आया कि यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज़ अगेन। आप बैंक पहुँचे, भाई ये क्या चक्कर है, आप फिर से लाख रुपये मांग रहे हो, तो पहले आपने कहा था 1 ही बार, तो वो सीधा मुकर जाएंगे कि नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारी पॉलिसी ही नहीं है ऐसा, ये तो हर साल का आपको बताया गया होगा। तो लोग वहाँ फंस जाते हैं, कहते हैं कि पैसा निकालूंगा मैं, मेरे को नहीं चाहिए, वैसा 5 साल का लॉक इन है, आप निकाल भी नहीं सकते हो। निकालोगे तो वो निकल ही नहीं सकता है, या फिर कुछ कट के निकल रहा हो, जो भी अब प्रोसेस हो, अब तो आप वहाँ पर बुरी तरह फंस गए हो। तो ये ऐसे स्कैम्स ये लोग करते हैं जस्ट बिकॉज कि, और इनकी भी पूरी तरह से गलती नहीं, क्योंकि जो कंपनीज़ है, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये लोग प्रेशर बहुत डाल दिए हैं। नटशेल में जो मुझे समझ में आता है, जो आपने ये बताया बखूबी, कि अगर ऐसी कोई भी कॉल आए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है किसी को, या इंश्योरेंस भी लेना है फॉर दैट मैटर, तो उसको पहले बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए कि वो क्या ले रहा है, क्योंकि ओवर कमिटमेंट या रॉन्ग कमिटमेंट ऑन द कॉल तो होना पॉसिबल है, और जो कि नॉर्मली इंडिया में हो भी रहा है, और इट इज नॉट समथिंग कि ऑन द कॉल तो मेरे हिसाब से जाना भी नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट बैंक विजिट करके ही बोलना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो आपको कनेक्ट करवा देंगे जो भी इंश्योरेंस एजेंट हैं, एंड देन ही विल एक्सप्लेन। बस वहाँ ध्यान रखना है कि जब ओवर कमिटमेंट वाला कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको कॉशियस हो जाना है कि मे बी देयर इज समथिंग, और अपने डॉक्यूमेंट्स को तो रीड करना है। लास्ट में वो यही कहेंगे और आपने साइन किया था। आपने पढ़ के किया होगा। अगर आप बात कर रहे थे अभी कि क्रॉस क्वेश्चन हमें करना चाहिए, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछने चाहिए, अब कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो इस लेवल की क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर व्यक्ति इतना ज़्यादा पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन या इंस्टीट्यूशन की जो नॉलेज है ना, वो हर किसी के पास है नहीं, राइट। और कॉल वो रैंडमली सबको करते हैं। फिर आपने बोला कि सबको डॉक्यूमेंट पढ़ने चाहिए। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिस पे साइन करना पड़ता है, वो पढ़ना भी सबके लिए आसान नहीं है, राइट। और लोग नहीं भी पढ़ते हैं, वो ब्लाइंडली फेथ करते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है उसने साइन कर दिया। अब उन लोगों को क्या, आप क्या बोलना चाहेंगे? अब मैं अचानक तो ये नहीं बोल दूंगा ना कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो। उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है चीज़ों का, तो आप हमेशा सेकंड ओपिनियन लीजिए। आप सेकंड ओपिनियन किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ले सकते हैं, जो अगर किसी दूसरे बैंक में जा कर के ले सकते हैं, या किसी भी ऐसे बंदे से जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप उनसे ले सकते हैं। दूसरी रही बात कि आप डॉक्यूमेंट्स जैसे नहीं समझ पाते हो पढ़ना, तो डजेंट मैटर, हर किसी को नहीं समझ में आता है। इवन एज अ ऑथर, जब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था तो मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता थी, फर्स्ट टाइम था मेरा भी। तो आई यूज़ टू रीड इट एंड देन आई यूज़ टू डिस्कस विद द पर्सन, एंड आई यूज़ टू डू इट ऑन रिकॉर्ड, कि आई यूज़ टू टेल हिम कि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या तो वीडियो या फिर ऑडियो, एंड आप मुझे समझाओ ये क्या है। जब आपके पास एक एविडेंस वाला फैक्टर आप बीच में ले आओगे ना, देन उसके बाद वो आपको ब्लफ नहीं कर सकते हैं। सो ये तो एक स्कैम के बारे में हमने बात की, राइट। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं, क्योंकि आप एक बैंकर भी रह चुके हो, तो आपके सामने तो बहुत सारे स्कैम्स आए होंगे, राइट।
तो कौन से ऐसे ऐसे स्कैम्स है जो बैंक रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, जो लोगों को पता होनी चाहिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आप समझाना चाहें तो? स्कैम्स एज सच, देखिए जो कॉल्स पे आती हैं, ईमेल्स पे आती हैं, वो सब स्कैम्स मोस्टली हम समझ, और ये हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं, हमेशा कुछ नया आपको आएगा, और जब भी नया आए तो हमेशा वो वीडियो देख के समझिए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, और शेयर भी करिए लोगों अपने दोस्तों से, फैमिली के साथ, क्योंकि हमेशा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए तरीके आ रहे हैं कि सर आपने कोविड का रजिस्ट्रेशन करवाया था तो अब आपको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, आपको कुछ भी वजह से आप करवा देंगे तो आप डिटेल्स उसमें प्रोवाइड कर दोगे, तो डिटेल्स तो आपको अपने देने ही नहीं है किसी भी तरह के, आपको नाम भी आप नहीं दो तो बेटर नहीं बताऊंगा, तो वो तो सिंपल प्रैक्टिस है। उसके अलावा स्कैम्स नहीं, करप्शन इज़ वन थिंग जो कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ लेवल्स पे कहीं कहीं कुछ लोग कर देते हैं, जैसे कि लोन देने में या अकाउंट ओपन करवाने के समय वेरिफिकेशन में, क्योंकि ब्राइबिंग होते हैं। मुझे एक फ़ोन आया मेरे दोस्त का, बताया कि भाई आई एम गोइंग टू दिस कंपनी, कोई नई छोटी कंपनी, क्या छोटी सी फैक्ट्री थी, ये उनके वेरिफिकेशन के लिए जाना है मुझे, तो मैं गया था वहाँ, एंड फिर उसके बाद उन्होंने, मैं जैसे ही घुसा मैंने देखा वहाँ पे एक हैम्पर रखा हुआ है, तो मैंने देखा, मुझे कुछ आइडियाज़ लगे, देन आई लिंक्ड इट एंड आई वेंट फॉर द वेरिफिकेशन, सब कुछ देखा वेखा एंड उसको मैंने डॉक्यूमेंट किया। चीज़ ये था उस बंदे का वेरिफिकेशन क्लियर था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी वेरिफिकेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग वाज फाइन, बट उसको डर था कि शायद मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो। तो फिर वो आगे मुझसे कहता है कि ही ट्राई टू ब्राइब मी, तो आई वॉज लाइक कि अच्छा कैसे, क्या? बोले कि भाई वो एक हैम्पर रखा हुआ था, उसमें उसने उसके जो सिरामिक्स या समथिंग के उसके प्रोडक्ट्स थे, और वो एक हैम्पर बना के रखा हुआ था कि सर ये आप ले जाओ, और फिर जब वाकई में वेरिफिकेशन के बाद वो जाने लगा, वो उसको देने लगा कि सर प्लीज़ ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। ये सर नहीं ये नहीं हो सकता, वी आर नॉट अलाउड टू टेक एनीथिंग। तो बोला नहीं हमारी तरफ से गिफ्ट है, हमें अच्छा लगेगा, बट अल्टीमेटली ही डिड नॉट टेक इट। उसका खैर पास भी हो गया बिकॉज डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर थे, तो उसको आप कैंसिल कर नहीं सकते जस्ट बिकॉज ही ट्राई टू ब्राइब, बट हाँ उसने ये कहा कि सर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हाँ लोग, अब सोचो एक छोटा सा बंदा, एक छोटे से बिजनेस ओनर को अपने काम निकालने के लिए जब इस तरह से वो कर सकता है ब्राइबरी, तो जब बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो कि जिनको लोन पास करवाना है कुछ, तो उसमें कितने कितने लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं, जो कि जनरली होता भी है इस, हाँ तो ये एक है सिनेरियो जहाँ पर होती है ये चीज़ें। सो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं करप्शन पे, राइट? आपने अपनी बुक में भी इसको बखूबी मेंशन किया हुआ है करप्शन के बारे में, जिसको आपने कनेक्ट किया पैट्रियटिज्म से, राइट? तो जब हम ये बात कर ही रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस सेगमेंट को जो आपने हाईलाइट किया, मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियंस तक पहुँचे। क्या है, क्यों आपने कनेक्ट किया, और आपको क्यों लगा कि करप्शन और पैट्रियटिज्म को साथ लेके आना चाहिए? राइट, सो करप्शन को जैसे मैंने बुक में डिफ़ाइन किया है, इसको देशभक्ति से जोड़ना ज़रूरी था, क्योंकि होता क्या है कि कई शेल कंपनीज़ हैं, वो ऑपरेट करती हैं किसी देश में, बाहर से पैसा आता है, बहुत बड़े अमाउंट में आता है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है और 20 शेल कंपनीज़ हैं, सब में कुछ कुछ अमाउंट चला गया, 5 करोड़ 2 करोड़, जिस तरह से भी उन्होंने डिवाइड किया इन कंपनीज़ में। अब इसमें से पैसे जो हैं फिर फर्दर किसी और डिफरेंट जगह गए, डिफरेंट तरह के बिल्स बना करके डिफरेंट जगह इन्वेस्टमेंट और कुछ कुछ करके इन्होंने स्प्रेड किया इस चीज़ को। होता क्या है, ये पैसे जो है ना, ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करने में भी काम आ सकते हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना है तो चैनल यही है, बाहर से पैसे भेजो, शेल कंपनीज में भेजो, इधर उधर से घूमेंगे, और ये घूमे हुए पैसे इनको ट्रैक करना मुश्किल है। आप कितना ट्रांजैक्शन मॉनिटर करोगे कि हाँ 2 लाख गया, या 1 लाख गया, या 50 लाख गया? आप कैसे मॉनिटर कर सकते हो कि आखिर क्या हो रहा है, कहाँ पैसे जा रहे हैं? तो वो सारे पैसे इधर उधर से हो करके फिर एट अ सर्टेन पॉइंट या डिफरेंट पॉइंट्स में मीट करते हैं, और इस तरह से टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है। तो जो बंदे, इनफैक्ट आप रेगुलरली भी अगर देखिए, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ही पैसा ले रहा है, वो लेकर के अपनी जेब में डाल दे रहा है, उस पैसे से वो ज़मीन जायदाद खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बेनिफिट्स ले रहा है तरह तरह के, जो कि दूसरे को मिल सकता था, तो आप एक तरह से देश को धोखा ही दे रहे हो। तो इसलिए वो देशभक्ति से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी था कि आप करप्शन कर रहे हो तो आप देशभक्त नहीं हो, बेसिकली यू आर नॉट अ पेट्रियट। जैसे कि अभी आपने अपने बुक की बात की, करप्शन की बात की, पेट्रियटिज्म की बात की आपने, राइट? आपके जो बुक में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मथुरा दास के नाम से, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को अपने उस कैरेक्टर से अवगत कराएं। एक्चुअली मथुरा दास जो कैरेक्टर है वो मेरे बुक में ही नहीं, वो एक मूवी आई थी बॉर्डर, उसमें भी एक कैरेक्टर था इसी नाम का, और वो भी काफ़ी फेमस कैरेक्टर है। तो
चाहे जो भी रीजंस हो अच्छे पॉजिटिव, तो उस मूवी में जैसे दिखाया गया था ही इज़ ट्राइंग टू गेट लीव और लीव मिल जाता है, तो सनी देओल इज़ लाइक मथुरा दास मैं तुम्हें गोली मार दूंगा एंड ऑल दोस्त तो वो कैरेक्टर जब मैं बुक लिख रहा था ना, तो वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर आ रहा था, तो मेरे को नाम कुछ समझ में आ नहीं था क्या नाम दूँ, और पता नहीं क्यों ये नाम क्लिक किया और मैंने लिख दिया ये नाम। और उस कैरेक्टर का जो टोटल जो यूज़ है कहानी में, जो उसका जो मोटो है कहानी में, वो अच्छा है ओवरऑल जो भी है, वो बहुत ही अच्छे उनका कंक्लूजन है। और जब अब रिसेंटली आप कहोगे कि एक तरह से ये कोइंसिडेंस हुआ है कि अभी 1-2 साल पहले या मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें मथुरा दास जी के बारे में कुछ था, शायद कोई जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनसे इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ लिए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था ये देख करके कि मेरे को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वो काफ़ी डिसअपॉइंट थे कि मेरे को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। तो मैंने जो बुक में प्रोजेक्ट किया है एक्चुअली कहानी के हिसाब से किया है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनको प्रोजेक्ट कर दिया है। तो इस वजह से मुझे लगता है मैंने ना उनको जो उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, मैंने उस चीज़ को दूर कर दी, भगवान ने मुझसे करवाया है बेसिकली। मैंने चूँकि उसको सोचा नहीं था उनका नाम डालने से पहले, उस तरह का उनके जैसा नाम डालने से, तो एक तरह से उनको एक ट्रिब्यूट ही है मेरी तरफ से कि सर आप एक लीजेंड हो, एंड जो मैंने बुक में दिया है शायद एक सोल्जर के लिए, तो दैट इज़ समथिंग द मोस्ट डिज़ायर्ड थिंग टू डू, वैसा कुछ मैंने डाला है। तो दैट इज़ हाउ दिस कैरेक्टर केम इनटू द बुक, और रियल लाइफ में भी वो इनसे एक तरह से इन्फ्लुएंस लगता है या फिर मिलता जुलता है। सो सर कृष्णा भाई, आपसे एक और बार बात करके बहुत मजा आया, और आशा उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को ये वाला पॉडकास्ट भी पिछले पॉडकास्ट की तरह ही अच्छा लगा होगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन, मुझे भी बहुत मज़ा आया। Here we are at the end of the podcast and I hope कि आपने पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। और साथ ही साथ एंड में इतना कहना चाहूँगा कि जो स्टार कृष्णा भाई ने बुक लिखी है ऑपरेशन 7 हिंदुस्तानी, वो अमेजोन पे अवेलेबल है और उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय दैट स्टोरी, और जो भी उन्होंने लिखा है आपको बहुत कुछ वहाँ से भी सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस पॉडकास्ट। विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय।